नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस में आप सबका स्वागत है। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आज हम फिर आपके साथ बांटेंगे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे विचार और बहुत सारे तरीके जो हम अब खुद को और अपने अपनों को स्वस्थ करने में वो हमको हेल्प करेंगे। तो तेरी मेरी कहानी का हिस्सा बने रहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोग जब भी तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस को देखें तो प्लीज़ यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे पूरा देखें, बिकॉज अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और साथ ही जो छोटी छोटी चीज़ें बीच में ऐड ऑन होंगी और हम जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे थॉट, कुछ ऐसी चीज़ें इन बिटवीन द सेशंस आपको बताते हैं वो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस में। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन की शुरुआत जब हुई थी तो हमें पता भी नहीं था कि हम इतने सारे एपिसोड्स और इतने सारे हमारे सेशंस इतनी सक्सेसफुली यहाँ होते चले जाएंगे और आप सब लोगों का सपोर्ट और आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता चले जाएगा। बहुत सारे सवाल भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमसे लोग शेयर करते हैं, हम उनको टेलीफोनिक और चैट्स के थ्रू उनके जवाब देते जा रहे हैं। तो चलिए और तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस का आज पूरा देखते हैं कि आज हम किस विषय को विस्तार से समझेंगे। तो इन डिटेल जब हम जाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मिस नहीं होती और हम इसको बहुत अच्छे से आप तक पहुंचा पाते हैं कि कैसे आप एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ और समझा भी पाएँ। तो आज के विषय शुरू करने से पहले वही जो हमने इसमें बदलाव किया था कि हर बार कुछ चंद लाइनें इसमें हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो उन चंद लाइनों से मेरी लिखी हुई चंद लाइनों से इस आज की शुरुआत करते हैं। नन्हा सा बचपन मासूम सा ख्याल, नन्हा सा बचपन मासूम सा ख्याल, आस पास चमकता अजीब सा जाल। नन्हा सा बचपन मासूम सा ख्याल, आस पास चमकता अजीब सा जाल। न जाऊं तो सवाल, फंस जाऊं तो बुरे हाल। न जाऊं तो सवाल, फंस जाऊं तो बुरे हाल। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, ये उसी बचपन की कहानी है, ये उसी भोले भाले बच्चे की कहानी है जिसको हम आज आपके साथ जोड़ रहे हैं कि कैसे हम उस बच्चे की और उस भोले भाले बच्चे की कहानियों को अच्छे तरीके से समझें और उसे समझाने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें, और जिससे कि वो ना तो सवालों के घेरे में खड़ा हो जाए और ना ही उसके बुरे हाल हो जाए। तो आइए चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे के बचपन को बहुत ही अच्छे से बचा सकते हैं। जो टॉपिक है आज का, डिजिटल ड्रग कंज्यूमशन हैबिट नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को एक आदत पड़ जाती है, बच्चों की चीज़ों को हम एडिक्शन से नहीं जोड़ते। जैसे ही 11 और 12 साल के बाद हम बच्चों को उनके एडिक्शन से जोड़ना शुरू कर देते हैं। साथ में डिजिटल ड्रग की जो हैबिट है और जो इंटरटेनमेंट बच्चा ले रहा है, तो हम आज पहले ये जानेंगे कि व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। तो जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का जब हमें कनेक्शन पता चल जाएगा कि इज़ इट बेनिफिशियल और इज़ इट कम्प्लीटली नॉन बेनिफिशियल और ये बैन हो जानी चाहिए, व्हाट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इज़ इट गुड फॉर द मेंटल हेल्थ। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि जब हमारा बच्चा किसी भी एक रिस्क फैक्टर के नज़दीक आने वाला है तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे बिहेवियरल और कौन कौन से ऐसे फिजिकल चेंजेस हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि उसके कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, फिजिकल और बिहेवियरल इश्यूज में सबसे पहले बच्चा आपसे चीज़ें छुपाने लगता है और झूठ बोलने लग जाता है। स्टार्टिंग जहां से होती है, जब आप स्टार्टिंग में उसे फाइंड आउट करेंगे कि आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, हाइड करना और वहां पे झूठ बोलना। साथ में वो जिद्दी हो जाता है, टेंट्रम, यानी कि ऐसे नखरे दिखाने लगता है, जमीन में लोटने लग टेंट्रम्स शो करता है। साथ में आप देखेंगे कि जब कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट या एक टफ जोन से गुजर रही हैं तो बच्चा आपका वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने लग जाता है। तो यानी कि आप उसे बार बार आवाज़ें देंगे और वो वॉशरूम में बैठे रहना पसंद करता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे पास क्लिनिक में जो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो वो इस वाले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि यस मैम, कंप्लीटली अग्री, बच्चा हमारा वॉशरूम में
में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और वो जब भी शुशु पॉटी नहाने जाता है तो कहता है कि दरवाज़ा बंद कर दो और उसे कुछ ज़्यादा ही टाइम वहाँ पर स्पेंड करना है। तो वो वहाँ पर अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में कनेक्ट हो रहा होता है और बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। साथ में उसके अंदर रूल्स को ब्रेक करने का एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि आप जब कहते हैं कि ये चीज़ इस समय करेंगे तो वो उसको उस समय नहीं करके किसी और समय करता है, यानी कि उसका स्केड्यूल बिगड़ने लगता है और वो रूल को ब्रेक करने वाली स्थिति में आ जाता है। साथ में उसकी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ईटिंग हैबिट्स, नेल बाइटिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग पे असर पड़ता है। वो बच्चा छोटा अपने कपड़ों में ही कई बार यूरिन और कई बार स्टूल को थोड़ा थोड़ा करके पास कर उठाएंगे तो उसमें थोड़ा सा स्टूल या थोड़ा सा यूरिन पास किया हुआ मिले। उसी दौरान हो रही है जब वो एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, लाइक वीडियो गेम्स या किसी और तरीके से मोबाइल या इंटरनेट में बच्चा इंगेज होता है या गेमिंग में इंगेज होता है। साथ में बच्चे के आईज में ड्राइनेस आ जाती है, वो अपनी आईज को बार बार ब्लिंक करने लगता है। तो ये सारे जो फिजिकल सिम्टम्स हैं और बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, सबसे पहले आप जब स्टार्टिंग हो रही है अगर इनको ही, इन सिम्टम्स को आप देख लेंगे तो आप वहीं पता लगा लेंगे कि आपका बच्चा किसी परेशानी में ग्रस्त है या किसी परेशानी में आने वाला है। तो अगर यही आप साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं तो वो सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि वो अर्ली इंटरवेंशन आपकी हो जाती है। चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। अक्सर यहाँ पर पेरेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, जब बच्चा आई ब्लिंक कर रहा होता है, जब अब उसकी टॉयलेट यूरिन पास हो रहा होता है, स्टूल पास हो रहा होता है, वो जाकर यहाँ पर बच्चे के पीडियाट्रिक या फिजिशियंस को बार बार उसे दिखाते लग जाते हैं और साथ में उसको वो मेडिसिन देने लग जाते हैं जिसकी उसको अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नॉन मेडिसिन ट्रीटमेंट, या बच्चा शूशू कर रहा होता है, रात में बेड वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा खासा बच्चा ड्राई रहता था, लेकिन अचानक से 3 साल 4 साल 5 साल या 7 साल 8 साल में भी बच्चा बेड वेटिंग करना स्टार्ट कर देता है, बिस्तर को गीला करना, रात में शूशू करना। वहां पर भी लोग जाकर फिजिशियन या पीडियाट्रिक को अपने बच्चे को कंसल्ट करते हैं, जो कि उसको बिल्कुल फायदा नहीं देता। वहां पर भी साइकोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो चलिए, जब हमने फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस को समझ लिया, थैंक यू सो मच पंकज जी एंड राजेश जी फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी। यू मोस्ट वेलकम। जब हमने फिजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स को समझा, अब हम पहले ये समझ लें कि बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने लेकर स्मार्टफोन एंड द टेक्नोलॉजी इज़ अ सॉफ्ट टारगेट और इजी टारगेट, कि जब भी बच्चे ने कुछ भी ऐसा बैड बिहेवियर शो किया तो हमने बहुत इजीली जाकर एक सारा जो ब्लेम है वो स्मार्टफोन और मोबाइल और इन सब चीज़ों के ऊपर डाल दिया कि गेम खेलता है, दिस एंड दैट, और इसका ये बिहेवियर, जो भी चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल और स्मार्टफोन। तो जहाँ पर भी आपका बच्चा अगर इस तरीके की आपको लगता है कि सारी चीज़ों का दोष स्मार्टफोन या मोबाइल का है या टेक्नोलॉजी का है, उसे भी हमें रूल आउट करने की ज़रूरत है। कितना पार्ट उसके अपने एक्चुअल बिहेवियर का है, कितना पार्ट उसके इन रीजंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल या अपने स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। जब उसके जो फ़ायदे हैं हम एक बार उसको भी नज़र में रख लें, क्योंकि अगर हमें फ़ायदे पता हैं तो हम उसको पूरा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो आपके बच्चे को टेक्नोलॉजी से फ़ायदा होता है वो भी अच्छा खासा एक हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर एक थॉट लेवल जनरेट होता है। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, उसका मल्टीटास्किंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लेता है। साथ में बच्चा का जो एक फास्टर लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। कम्युनिकेशन और विजुअल मोटर स्किल्स उसकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं। बायलैटरल एक्टिविटीज़, यानी कि एक साथ दोनों हाथ से काम करना, यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों का उसका एक अच्छा यूज़ करना आ जाता है, क्योंकि वो एक साथ जब वो वीडियो गेम या कोई भी चीज़ देख रहा है तो वो अपने विजन को, अपने ऑडियो को और अपने मोटर एरिया को भी फंक्शनल रखता है। तो ऐसे ही उसके राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर अच्छा वर्क करना शुरू कर देते हैं। साथ में जो
उसके कुछ ऐसे और भी फायदे देखे गए हैं जहां से उसको साइबर सर्च यानी कि उसको क्वेरीज और क्वेश्चंस को गूगल में सर्च करना या डालना, वो एक राइट पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके से साइबर सर्च किया जा सकता है। तो बहुत सारी बुराइयों के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं जिसमें कि अगर हमारा बच्चा उसको नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, तो वहाँ से बच्चे को बहुत सारी ऐसे इंटेलेक्चुअल पार्ट होंगे जो कि इन्हांस नहीं कर पाएंगे। और आज की ज़रूरत को देखते हुए स्क्रीन टाइम और प्लस उसका जो स्मार्टफोन है या इंटरनेट कंज्यूमशन है, ये कई बार ज़रूरी भी लगता है। तो हम इसको कभी भी पूरा बंद करने के लिए और किस एज में ये पूरा बंद और किस एज में कितना देना चाहिए उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन इससे पहले हमें ये भी समझ लेना होगा कि इसके जब टेक्नोलॉजी के इतने फायदे हैं और हम इसे बैन नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिकल डिसऑर्डर्स, चाइल्ड साइकेट्री डिसऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हैं, वहां हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए अगर चीजें बैलेंस में नहीं है, संतुलन हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा। अगर इफ द थिंग्स आर नॉट इन अ बैलेंस मोड तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही जनरेट करेंगी। अगर आप और हम भी किसी भी चीज को आवश्यकता से अधिक देखेंगे तो उसके अपने आप ही ड्रॉबैक्स होंगे। साथ में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर सबसे पहला जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और साथ में बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो ये कि अर्ली एज में बच्चों का स्पीच और लैंग्वेज का डेवलप नहीं होना या डिले मोड पे चले जाना, उनके कॉग्निटिव फंक्शनिंग का डिले मोड पे चले जाना। समटाइम्स बच्चा कॉग्निटिवली यानी कि बुद्धि से उतना एक्टिव और उतना फिट नहीं फील होता, और कई बार हम कहते हैं कि बोल नहीं रहा है, उसका स्पीच और लैंग्वेज डिस्टर्ब हो गया है या डिले हो गया है। ये सबसे अर्लियर साइन होता है अगर छोटे बच्चों को जब भी हम मोबाइल देते हैं, तो यहाँ हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ में जो हमारे बच्चे के और भी बहुत सारे ADHD या अटेंशन डिफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, साथ में उसका SLD स्पेसिफिक, आगे चल के जब वो स्कूलिंग में जाता है 6 साल के बाद, वहाँ से उसके SLD के इश्यूज डायग्नोस होते हैं, जहाँ लिखना, पढ़ना, याद करना, उसको रीडिंग नहीं आती, वो लिख नहीं पा रहा या वो याद नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के इश्यूज भी क्रिएट होते देखे जाते हैं। साथ में एक और बहुत इश्यूज हैं कि 5 और 6 साल के बाद एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल या किसी भी तरीके के कम भी इस्तेमाल करता है, तब भी बच्चों के अंदर टिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। टिक डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल और प्लस हैबिचुअल साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज से ही डेवलप होते हैं। टिक डिसऑर्डर्स में बच्चा कई अपनी आइज को ब्लिंक कर रहा होता है, अपनी नोज को श्रिंक कर रहा होता है, अपने माउथ को में से अजीब से मुंह बना रहा होता है मुंह से, और साथ में बहुत सारी आवाजें भी निकाल रहा होता है। तो इसमें विजुअल और विजुअल मोटर, बहुत सारे ऑडियो, बहुत सारे की सिर्फ आवाज निकाल रहा है तो ऑडियो, और अगर वो सिर्फ अपने फेस के कुछ या अपने शोल्डर्स को हिला रहा है, अपने पैर को हिला रहा है, अपनी फिंगर्स को हिला रहा है, दैट इज मोटर टिक डिसऑर्डर। तो ऑडियो टिक डिसऑर्डर एंड मोटर टिक डिसऑर्डर, ये अलग अलग टिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें तक या साइकेट्रिस्ट के पास तक नॉन मेडिकेशन का केस होता है, और इसमें डायरेक्ट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड साइकोलॉजिकल थेरेपीज स्टार्ट कर दी जाती हैं अर्लियर। तो यहाँ इसके बाद बच्चे के अंदर स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाता है, कई बार बच्चा हकलाने लग जाता है और वो ठीक से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता। बच्चे के अंदर एक अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसे 2 तरीके से फाइट करना पड़ता है। फर्स्ट इज कि वो बच्चा इसलिए फाइट करता है कि कहीं उसको आज मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका टीवी ऑफ तो नहीं कर दिया जाएगा, उसको आज वो गेम खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, एक ही मोबाइल है, उसका भाई ले लेगा या उसकी बहन ले लेगी, मम्मी देंगी। फर्स्ट उसका स्ट्रेस और एंजाइटी। सेकेंड उसकी एंजाइटी, उसने उसके अंदर जो भी कुछ देखा होता है वो हार जाएगा, वो मार देगा, वो उससे भी रिलेटेड यानी कि जो कंटेंट वो देख रहा था उससे रिलेटेड भी एंजाइटी, उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाती है। साथ में बच्चे के अंदर एक कंडक्ट डिसऑर्डर यानी कि अपोजिशनल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर और अपोजिशनल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पर बच्चा अपने जो बड़े हैं उनको फ्लैटली रिफ्यूज करने लगता है, उनसे बहस करने लगता है, उनको डायरेक्ट नो कहने लगता है। वहां पर उसका एक अपोजिशनल बिहेवियर और कंडक्ट डिसऑर्डर
सीरियस डिसऑर्डर है, ये अगर आगे कैरी होता है तो यहाँ से बच्चों के अंदर स्टेज में इन सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर के बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर अर्लियर हमें कोई भी साइन डिटेक्ट होते हैं तो हमें इमीडिएट साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि बच्चों के केस में डायरेक्ट साइकेट्रिकल मेडिसिन या कोई भी और मेडिसिन की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। आफ्टर दैट क्या उसका माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड क्या लेवल मिल रहा है, देन आफ्टर सोचा जा सकता है ADHD के केसेस में कि हम उसको मेडिकेशन पर ले जाएं या नहीं ले जाएं। साथ में उसका कुछ सोशल बिहेवियर भी यहाँ पर दिखाई देता है कि फिजिकल बिहेवियर और साथ में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और सोशल बिहेवियर। बच्चा सोशली डिसेबल्ड अपने आप को फील दिखाने लगता है, लाइक उसे पता ही नहीं होता कि हाउ टू ग्रीट, हाउ टू मीट, हाउ टू टॉक इन सोशल सिनेरियो। उसे नहीं समझ में आता कि कैसे नमस्ते करना है, कैसे बाय करना है, कब बाय करना है। उसके अंदर एटिकेट, उसके अंदर एक कॉमन सेंस, एक सोशल सेंस प्रेजेंट नहीं होता और सोशल सेंस एब्सेंट हो जाता है। जब ये सोशल सेंस एब्सेंट होता है तो लोग और पेरेंट्स को भी समटाइम्स अपना बच्चा बिल्कुल अलग सा दिखता है। वहां से वो अपने बच्चे को कर्स करना या अपने बच्चे को डांटना, अपने बच्चे को मारना, ये सब शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे की पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप पर फर्क पड़ता है। एक्सपेक्टेशन कुछ और हो रही होती है और चाइल्ड का जो पूरा विजन और प्लस जो वो कुछ और दुनिया बन जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स और चाइल्ड का बीच का जो रिश्ता है वो डे बाय डे वर्स्ट कंडीशन पे चला जाता है। साथ में बच्चे को बार बार स्क्रीन टाइम पर बार बार टीवी देखने से उसको फेसलेस कम्युनिकेशन की आदत हो जाती है, यानी कि उसको फिजिकल या कोई उसको मिला है उसके साथ उसे कैसे अपने कम्युनिकेशन को कैरी करना है, ग्रीट भी नहीं कर पाता और कैरी भी नहीं कर पाता, अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाता है और क्लोज एंडेड आंसर्स देने लगता है। जैसे उससे कोई पूछता है और तुम अब क्या करोगे, तो कहता है कुछ नहीं। बच्चे से पूछा जाता है कि आज आपने क्या खाया था, तो कहता है याद नहीं। अब आप घूमने कहाँ गए थे, पता नहीं। तो इस तरीके के क्लोज एंडेड आंसर्स को ज्यादा रिप्लाई करने लगता है, अपेक्षाकृत कि वो डिटेल में बताए कि हम यहाँ घूमने गए थे, आज हमने ये खाया था, फिर मम्मी ने ये बनाया। इन सारी कम्युनिकेशंस को वो अवॉइड करता है या उसको समझ में नहीं आता कि कैसे हम इन कम्युनिकेशंस को वो कैरी करें। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब फिजिकल और बिहेवियरली और साइकोलॉजिकली, सोशली उसके अंदर आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के फायदे होने के बाद भी बच्चे काफी हद तक हमारे रिस्क में आ जाते हैं। पेरेंट्स का एक कॉमन स्क्रीन टाइम कैसे हम कम करें, बच्चे इनका फोन कैसे छुड़ाएं। तो आप यहाँ ये समझ लीजिए, आज के टाइम पर फोन को पूरा बंद करके या पूरा खत्म करके हम नहीं रह सकते, वो आज की जरूरत है। और अगर वो नहीं यूज करेगा, उसे नहीं आएगा, तो भी हम उसे कहेंगे ये स्मार्ट नहीं है। और एक यहाँ पर और पार्ट में आपसे डिस्कस करती हूँ कि जब हमारा एक छोटा सा बच्चा स्क्रीन पे उंगलियों को चलाता है, जब हमारा एक छोटा सा बच्चा स्क्रॉल कर देता है, जब हमारा छोटा सा एक बच्चा अपने आप एक यूट्यूब का वीडियो देखने लग जाता है, जब हमारा बहुत छोटा सा बच्चा कंटिन्यूस टीवी को वॉच कर रहा होता है, तो बीइंग अ पेरेंट्स, आप ही वो पेरेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत खुशी होती है कि आपका बच्चा टीवी देख रहा है, आपके बच्चे ने मोबाइल खोल दिया, आपके बच्चे ने मोबाइल स्क्रॉल कर दिया, आपके बच्चे की फिंगर्स मोबाइल पे बहुत अच्छी चलती हैं। तो आप ही वो पेरेंट्स थे जो आप बहुत खुश थे, और आज आप इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि वो चीज़ें बैलेंस नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम अपनी उस खुशी को बरकरार रखें पेरेंट्स, और साथ में हमारे बच्चे स्मार्ट बनने के साथ साथ बैलेंस मोड पर भी अपनी चीज़ों को कैरी करें। स्क्रीन टाइम पर जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि अगर आपका बच्चा 1 साल तक का है, 1 से 1.5 साल, बल्कि 1.5 साल मान लीजिए, आप उसे मोबाइल स्क्रीन नहीं देंगे, 1.5 साल तक के बच्चे को नहीं देंगे। 1.5 साल से 2 साल के बाद आप अपने बच्चे हैं वो ओनली इंटरैक्टिव सोशल प्ले, समझ रहे हो? सोशल प्ले मीन्स कि जहाँ पर बच्चा कुछ ऐसे गेम को थोड़ा बहुत खेल रहा है कि बिग से बिग देखा, कलर से कलर मैच किया, ऐसे कुछ सोशल गेम्स को प्ले को कर सकता है विद एन अडल्ट, की उसके साथ उसकी मम्मी भी बैठी है, मम्मी ने भी कुछ टच किया, पापा ने भी किया और बच्चे ने भी किया।
और वीडियो कॉलिंग अपने जो उसके लव डियर्स हैं उनके साथ, लव वंस के साथ, दादी से बात हो गई, चाची से बात हो गई, मौसी के साथ बात हो गई, तो वो वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैट्स के थ्रू कि अच्छा मम्मी मौसी को स्माइल भेज दो, उस बच्चे ने स्माइल पे टिक किया और बच्चे ने एक स्माइल अपने दादी को या चाचू को भेज दिया। इस तरीके के सोशल इंटरेक्शन में आप अपने बच्चे को 2 साल से लेकर 3 साल, 3.5 साल तक के बच्चे को इस तरीके से इन्वॉल्व कराएंगे। 2 साल से 3 साल के बच्चे को इंडिविजुअल वो अपने हाथ में मोबाइल को पकड़ के ना यूज करे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कैसे पूरा करना है वो आपको सीखना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस और प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। और पेरेंटल काउंसलिंग भी और पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है मैनी टाइम्स बच्चों के केसेस में। साथ में अगर जब आपका बच्चा 3 साल से 5 साल तक की एज का है तो आप उसको कभी भी एक टाइम में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम बिताने के लिए नहीं देंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जब आपका बच्चा 2.5-3 साल से 5 साल से 4.5-5 साल के बीच का है, आप अपने बच्चे को हार्डली 1 आवर से ज़्यादा परमिशन नहीं देंगे, उसको नहीं टाइम देंगे कि आपका बच्चा इससे ज़्यादा अपना टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करे। साथ में अगर आपका बच्चा जब 5 साल से ऊपर है, जब उसको ऑनलाइन क्लासेस देखनी है, आपको उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हैं, तो वहाँ पे आप उसकी प्लीज़ लिमिट को सेट ना करें, बट parents should monitor and should withdraw the complete social media uses and gaming। आप उसको बिल्कुल मना मत करें कि आप फ़ोन नहीं लोगे, आप उसे प्रोवाइड करें, बट आप सोशल मीडिया और गेमिंग के पार्ट को बिल्कुल एलिमिनेट रखें, मैक्सिमम एलिमिनेट रखें जब आपका बच्चा 5 साल से ऑनवर्ड्स 5 ईयर और वो जब तक कि 10 और 11 साल तक का है। तो यहाँ अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और साथ में हमारी इस रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने शायद एडल्ट के सेशन में, अपने यूथ के सेशन में, और यंग एडल्ट, यूथ और अपने किड्स के तीनों सेशन में मैं यहाँ पर कहूँगी कि प्लीज़ कीप फोन अपने बेडरूम में ना ले जाएं, अपने बेडरूम में अवॉइड करें। और अगर आपका बेडरूम में आप ले भी जा रहे हैं तो उसका टाइम आउट बना दीजिए कि अगर आप 10 बजे बिस्तर पर लेटे हैं तो 10 मिनट्स और के बाद आप अपने फ़ोन को का टाइम आउट बनाइए और उसे अपने पास से हटा दीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आई थॉट कि आपको किसी भी तरीके से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और पार्ट है, ये तो हो गया टाइम पे बात कि कितना टाइम किस एज के बच्चों को हम प्रोवाइड करें। एक और पार्ट है स्टेम। स्टेम थेरेपी के थ्रू अगर आप बच्चे को आगे लेके जाते हैं, स्टेम STEM, स्टेम इज लाइक आपका साइंस, आपकी बच्चे का जो टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरमेंटल और साथ में मैथ, अगर आप उसके स्क्रीन टाइम में इन 3 चीज़ों को, स्टेम पार्ट को शामिल करते हैं, यानी कि आप उसको कुछ ऐसे गेम और कुछ ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जिसमें कि साइंस इन्वॉल्व है, सेकंड वीडियो जहां से टेक्नोलॉजी को लर्न कर सकता है, थर्ड इज वहां से वो अपने एनवायरनमेंट को समझता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस को आप लेते हैं, और फोर्थ पार्ट इज मैथमेटिक्स। अगर आप स्क्रीन टाइम पर इन 4 पार्ट को डिवाइड कर देते हैं और एक टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे कि एक स्कूल का टाइम टेबल बनता है, आज हम हिंदी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, EVS पढ़ेंगे, STEM, स्टेम के अंतर्गत आप 4 चीज़ों में उसका एक टाइम टेबल डिसाइड कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप उसको नो मोबाइल या नो स्क्रीन टाइम बोले, इट्स बेटर कि आप उसका सेम एक पेस्ट कर दीजिए उसके वॉल पर, उसका टाइम बना के कि कब उसे मोबाइल में क्या देखना है और उसी के अकॉर्डिंग उसके फ़ोन में क्या चीज़ें हैं, आप उसे रेगुलर मॉनिटरिंग करें। 11 साल 12 साल तक आप अपने बच्चे का फ़ोन पूरी कंप्लीटली मॉनिटरिंग में रखें, उसके उस फ़ोन में क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या चीज़ें अवेलेबल है। कोशिश करें कि आप उसको गूगल सर्च के थ्रू जाने दें, यूट्यूब के थ्रू ना जाने दें, और बच्चा जब भी नेट सर्फिंग या साइबर सर्च कर रहा है तब पेरेंट्स वहाँ पे ज़रूर मौजूद हों। अदरवाइज कोशिश करें कि जो भी वीडियोस, जो भी चीज़ें वो देख रहा है, लर्निंग मटेरियल्स को वो यूज़ कर रहा है, वो सब डाउनलोडेड हो, वो थ्रू द नेट नहीं चल रही हो। ये अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नेट से आप उसे बचा लेंगे। नेट में जो और भी बहुत सारी ऐसी
चीज़ें हैं, साइबर बुलिंग है या कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है या बच्चे की अभी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, आप उससे अपने बच्चे के नन्हे मुन्ने बचपन को आराम से बचा सकते हैं। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है और आज की जो रिकमेंडेशंस है उसमें आई थिंक कि आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन मिला होगा। और अगर इसके अलावा भी आपके बच्चे का कोई अलग इंडिविजुअल केस है तो प्लीज़ मेरे हेल्पलाइन नंबर 9411173175 सकते हैं और मुझे अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर इंडिविजुअल के चैट्स का खुद रिप्लाई देती हूँ। तो आप हमें बेझिझक अपने सवालों को भेजते रहिए। और आज से तेरी मेरी कहानी में हमने एक और नई शुरुआत की है। वो शुरुआत ये है कि हम हर बार तेरी मेरी कहानी में एक हेल्दी थॉट और एक अनहेल्दी थॉट आपसे चर्चा करेंगे। हेल्दी थॉट में हम आपको बताएंगे कि कौन सा हेल्दी थॉट है जिसे आप अपने ब्रेन में इन कर सकते हैं और कौन सा अनहेल्दी थॉट है जिसे आप अपने ब्रेन से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि गेट आउट कह सकते हैं। तो हर बार का हेल्दी थॉट अपने ब्रेन में रखना है और हर बार का अपने अनहेल्दी थॉट आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। तो हर बार आज का हेल्दी थॉट है, थेरेपी इज वेरी इसेंशियल एंड नॉट ओनली फॉर द एबनॉर्मल पीपल्स। थेरेपी इज नेवर फॉर द एबनॉर्मल पीपल्स, थेरेपी इज फॉर एवरीवन। थेरेपी कैन गिव्स एंड प्रोवाइड द कोपिंग स्ट्रेटेजीज एंड लाइफ लॉन्ग कोपिंग स्किल्स फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। तो थेरेपीज को सारे स्वस्थ लोग ही लेते हैं। तो आप लोग भी थेरेपीज को लेकर के जितने भी आपके मिसकंसेप्शन है तो वो आप एलिमिनेट कर दीजिए और इस हेल्दी थॉट को अपने अंदर डालिए कि थेरेपी इज फॉर एवरीवन एंड इज फॉर हेल्दियर पीपल। तो एक हम इसमें आपको अनहेल्दी थॉट आज का देंगे। अनहेल्दी थॉट और सोशल प्रैक्टिस में एक जो रॉन्ग प्रैक्टिस में अनहेल्दी थॉट है वो ये, बीपी शुगर एंड थायराइड इज फिक्स्ड एंड परमानेंट। सो सॉरी बीपी शुगर एंड थायराइड इज नॉट फिक्स्ड। आप इसे जब चाहें तब अपने बॉडी से हटा सकते हैं। इट इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और ये बायोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो हमारी रॉन्ग हैबिट्स और रॉन्ग पुअर डाइट पैटर्न से आई हैं। तो प्लीज आप इसको एलिमिनेट करें। तो आज के अनहेल्दी थॉट को गेट आउट और हेल्दी थॉट को वेलकम करें। इसी के साथ आज का जो तेरी मेरी कहानियों का साइकोलॉजिकल सेशन का आज का सब्जेक्ट था वो भी पूरा होता है। और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। बहुत सारे आज भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं और इसी तरीके से अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखिए और अपने आसपास लोगों को मेंटली स्वस्थ बनाइए, साइकोलॉजिकल स्वस्थ बनाइए, क्योंकि योर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग इज इन योर हैंड। तो आपके जब सब हाथ में है तो फिर आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अपनी कहानियों के साथ हमारी कहानियों को जोड़ते चलिए और अपने आसपास एक अच्छा वातावरण तैयार कर लीजिए। और एंड में यही कहना चाहूँगी, मास्क, सर्जिकल मास्क लगा के रखिए, 2 गज दूरी बना के रखिए, सैनिटाइज करते रहिए और साथ में अपने और अपने लोगों को प्रमोट करिए कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लें। बच्चों को सेफ रखिए, बच्चों को घर में रखिए। कोशिश करें कि बच्चे स्वस्थ रहें क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस है आजकल का माहौल। फिर एक नई कहानी और नए विषय के साथ आप लोगों के साथ जल्दी ही मिलूंगी। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। नमस्कार, धन्यवाद।